हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स राइडर। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको नवरात्रि स्पेशल का पार्ट वन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर जिन लोगों ने मिस किया है वो इस वीडियो से पहले पार्ट वन को देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्क एनालिसिस के बारे में। इन्वेस्टर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ लोग रिस्क लेने में बिलीव करते हैं, कुछ लोग मीडियम रिस्क लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते लाइफ में। तो इस वीडियो में हम लोग रिस्क एनालिसिस करेंगे इन्वेस्टर्स का, और साथ देखेंगे कि उनकी रिटर्न्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आइए सबसे पहले रिकैप करते हैं अपने पार्ट वन को, उसके बाद फिर मैं आपको रिस्क एनालिसिस की वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। सो फ्रेंड्स, पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कि आप जो एस कर रहे हैं वो एस आपको डिफरेंट टाइम पीरियड्स में 5 साल, 10 साल, 15 साल या 30 साल में क्या रिटर्न दे रहा है, वो आपको आज ही डिसाइड करना है अपने फाइनेंशियल प्लानर से, या आप वेबसाइट पे जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ भी मैंने इस टेबल के अंदर एक एवरेज लिया है 20% रिटर्न का, जो म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है। इससे भी ज़्यादा रिटर्न आप ले सकते हैं म्यूचुअल फंड में, अगर आप थोड़े से विजिलेंट हैं और हर साल अपने फंड्स को कंपेयर कर रहे हैं बेंचमार्क के साथ, तो आप इससे भी ज़्यादा अच्छी रिटर्न निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि 5 साल में अगर हम 10 लाख बना रहे हैं, तो वहीं हम लोग 30 साल के अंदर 23 करोड़ रुपये बना रहे हैं। तो इसका मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर जितना लंबा आपका इन्वेस्टमेंट होगा उतना आप बेनिफिशियल होंगे, बेनिफिट मिलेगा आपको। तो पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कि हमें जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो हमें फ्यूचर वैल्यू उस इन्वेस्टमेंट की पता होनी चाहिए, बेस्ड ऑन सम एस्टीमेट्स, जिससे हमें इन्वेस्टमेंट करने में मजा आए। सो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि क्या रिस्क एपिटाइट होता है एक इंडिविजुअल का। आपने देखा होगा कुछ लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में बहुत रिस्क होता है। कुछ लोग जॉब करते हैं, उसमें रिस्क कम होता है। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है। तो आइए इसी रिस्क एपिटाइट को समझते हैं इस पीपीटी में। तो सबसे पहले मैंने हाई रिस्क इंडिविजुअल को रखा है, जो बिल्कुल नहीं घबराते हैं रिस्की फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये उनका एक एट्रीब्यूट समझिए आप, या वो काफ़ी बोल्ड होते हैं कि वो रिस्की फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और वो इन्वेस्ट करते हैं रिस्की फंड में अर्ली एज में। अगर सपोज उन्होंने 24 की एज में कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या जॉब स्टार्ट की है, तो वो जब ही वहीं से स्टार्ट कर देते हैं अपने रिस्की फंड में इन्वेस्ट करना। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, सपोज वो 40 या 50 के आसपास आते हैं, तो वो थोड़ा रिस्की फंड से डाइवर्ट होके उस फंड्स को मीडियम रिस्क फंड में डालते हैं, क्योंकि रिस्क एक एज तक अच्छा होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद जो आपने फंड बिल्ड किया है उसका एक रिस्क रहता है कि वो डाउन ना चला जाए। इसलिए जो हाई रिस्क इंडिविजुअल होता है वो एक एज के बाद उसको मीडियम रिस्क में कन्वर्ट करता है। जो हाई रिस्क टेकर्स हैं वो सिर्फ एक जगह पैसा नहीं रखते हैं, वो मल्टीपल जगह इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास प्रॉपर्टीज़ का भी ऑप्शन होता है, कुछ एफडी का ऑप्शन भी होता है। तो इस तरीके से वो अपने वेल्थ को डाइवर्सिफाई करके एक मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ मीडियम रिस्क की। मीडियम रिस्क में जो इंडिविजुअल्स हैं वो बेसिकली रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन वो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का रिस्क ना लेके उस रिस्क को डिवाइड करते हैं डिफरेंट एसेट्स क्लास में। जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर एक रिस्की फंड है, एक मीडियम रिस्की फंड है, एक लो रिस्की फंड है, तो वो तीनों के अंदर उसको डाइवर्सिफाई कर देते हैं। ऑब्वियसली इसमें रिटर्न थोड़ी सी कम रहेगी अगर मैं कंपेयर करूँ हाई रिस्क इंडिविजुअल की रिटर्न के हिसाब से, लेकिन ये भी एसेट्स क्लास अच्छा है, ये भी रिस्क क्लास अच्छा है, एटलीस्ट रिस्क ले रहा है और इसका भी जो वेल्थ है वो जनरेट होता है। तो बेसिकली वो रिस्की फंड में ना रख के मीडियम रिस्की फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो हाई रिस्क को अवॉइड करते हैं। वो कुछ फंड अपना एफ में भी रखते हैं कि अगर इन फ्यूचर अगर उनको इन फंड्स की रिक्वायरमेंट हुई तो वो एफ को मैच्योर करा सके और उस फंड को यूज़ कर सके। सबसे अच्छी बात ये होती है मीडियम रिस्क में कि ये इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्टमेंट करता रहता है, मतलब ये स्टॉप नहीं करेगा, और इसमें कंसिस्टेंसी काफ़ी होती है। दूसरा, ये विजिलेंट भी होता है, ये अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करता रहता है ईयरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, कि वो बेंचमार्क से मीट हो रही है नहीं हो रही है। अब मैं आपसे थर्ड रिस्क क्लास के बारे में बात करूँगा। ये लो रिस्क इंडिविजुअल होता है। ये मेरे को काफ़ी फ़नी लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता लाइफ में। इसका एक ही गोल होता है कि जो भी वेल्थ इसने जनरेट की है उसको ये स्पार्क कर देता है एफडीज़ में, क्योंकि इस इंडिविजुअल को लगता है कि बैंक बहुत सेफ़ है। उसको ये नहीं पता होता कि जो उसने एफडी में फ़ंड रखा हुआ है, बैंक उसी से क्रेडिट कार्ड बेच रहे होते हैं, उसी से वो लोग होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन दे रहे होते हैं। उसी के फंड को वो यूज़ करके बैंक पैसा कमा रहा होता है। इस इंडिविजुअल को ये भी नहीं पता होता कि ये भी रिस्की है, क्योंकि जिस बैंक को वो पैसा दे रहा है अगर वो बैंक डूब जाता है तो उस केस में उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ उसको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मेरे को एक बहुत ही फ़नी इन्वेस्टर या इंडिविजुअल लगता है, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कैटेगरी में ना जाएं। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो मीडियम रिस्क कैटेगरी में ज़रूर जाएं।
क्योंकि वहीं से आपका भला हो पाएगा। इस कैटेगरी में भला नहीं हो पाएगा। इस कैटेगरी को समझ लेते हैं। ये बिल्कुल भी रिस्की फंड में तो छोड़ो, ये म्यूचुअल फंड की तरफ जाते भी नहीं है। दूसरा, ये सिर्फ एफडी में, पीपीएफ में और गवर्नमेंट बॉन्ड में ही घूमते रहते हैं। इनके पास एक मिथ होता है कि मार्केट में पैसा डाला आपने, चाहे स्टॉक में डाला हो, म्यूचुअल फंड में डाला हो, वो डूबेगा। शायद इनके बाबा परदादा इनको समझा के जाते हैं ये बात। दूसरा, ये बिल्कुल पॉजिटिवली चलते रहते हैं, छोटी सी इंटरेस्ट इनकम आती रहती है इनको, और ये उसमें खुश रहते हैं। ये रिलैक्स रहते हैं, इन्हें कोई लॉस, कोई फियर नहीं होता कि हमें पैसा लूज करेंगे हम लोग। सो फ्रेंड्स, अब हमने इन तीनों इंडिविजुअल्स की, इन्वेस्टर्स की रिस्क कैटेगरी को समझ लिया है। अब देखते हैं कि इनकी वेल्थ की पोजीशन क्या होगी 30 साल के बाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाई रिस्क की इंडिविजुअल की वेल्थ कितनी होगी। तो मैंने तीनों ही इंडिविजुअल को सेम 10,000 रुपये की SIP एज्यूम की है कि वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने चाहिए स्टॉक्स में, चाहे वो हाई रिस्क हो, चाहे मीडियम रिस्क हो, चाहे लो रिस्क फंड हो। रिटर्न हमने एज्यूम की है हाई रिस्क की 20%, मीडियम रिस्क की 15%, लो रिस्क की 8%। पीरियड तीनों के केस में सेम है, 30 ईयर्स। तीनों 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तीनों की इन्वेस्टमेंट भी इक्वल है, 36 लाख। लेकिन फ्यूचर वैल्यू जो इनको मिलने वाली है उसमें बहुत लोचा है भाई, इसलिए थोड़ा सा देखो कितना फ़र्क आ रहा है। जो हाई रिस्क की इंडिविजुअल है, इन्वेस्टर है, वो 30 साल के बाद एक बहुत ही अच्छे वेल्थ में बैठा होगा, जिसकी अमाउंट होगी 23 करोड़ 36 लाख रुपये। जो मीडियम रिस्क इंडिविजुअल है, मैं मानता हूँ वो रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन वो भी एक अच्छे फंड पे बैठा होगा, वो होगा अराउंड 7 करोड़ का। दिस इज़ नॉट अ बैड wealth after 30 years at a minimum amount of 10,000 इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट 30 years। अब लो रिस्क की बात करते हैं। ये बहुत ही डरा हुआ इंडिविजुअल है और इसके पास सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख ही होंगे 30 साल के बाद। और इसको रिस्क का भी नहीं पता कि इसका जो हाई रिस्क बैंक के साथ है, अगर बैंक फेल हो गया तो इसको 5 लाख ही मिलने वाले हैं, वो भी इसको आइडिया नहीं है। सो फ्रेंड, आपकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करना चाहते हैं। हमारा पर्पज़ सिर्फ आपको बताना था कि हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न मिलेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको नवरात्रि स्पेशल की जो वीडियोस हैं वो अच्छी लग रही होंगी। आपके पास अगर कोई भी क्वेरी है, चाहे वो आपको फुलिश लगती है, आप हिम्मत करके कॉल नहीं कर सकते हैं तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। आप ये सिर्फ नॉलेज अपने तक नहीं रखिए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों में भी दीजिए। क्या पता कौन कब करोड़पति बन जाए, कुछ नहीं पता। माँ जगदम्बा की कृपा सब पे बनी रहे, हम लोग यही आशा करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप मेरे को टैक्स रिलेटेड चीज़ों के लिए लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई टैक्स रिलेटेड भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।